नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। किसानों की समस्या केंद्र सरकार के लिए अब गले की बड़ी फांस बनती नजर आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा लंबा आंदोलन किसी भी वर्ग की तरफ से नहीं हुआ जितना किसानों ने देश की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने किया है। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों का जो जवाब है, जो पड़ाव है, वो क्या संदेश दे रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं से मौजूद है हमारे सहयोगी पवन मिश्रा दिल्ली में शंभू बॉर्डर के आसपास, और साथ ही पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं किसान नेता, अभिमन्यु कोहाड़ किसान नेता, रामपाल जाट जी राजस्थान से किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, और नावेद शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और सीधे सीधे चौधरी जी हमें नजर आ रहे हैं ट्रैवल करते हुए, किसानों की आवाज बुलंद करते हुए। तो उत्तर काल में हम जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि किन किन मांगों को लेकर दिल्ली कूच को तैयार हैं किसान। सरकार और किसानों में मांगों को लेकर क्यों नहीं बन पा रही है सहमति अभी तक, इतना लंबा समय होने के बाद भी। दिल्ली के दरवाजे पर फिर क्यों जुटे हैं किसान, और क्या है इसका कुछ समाधान। नीचे रखने का है टेबल में तमाम सवाल हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी हाँ? एक-एक करके सारे इन सवालों के आसपास हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो बनता है कि किसानों को काम खेतों में करना चाहिए, लेकिन वो सड़कों पर डटे हुए हैं, बॉर्डर पर रास्ते रोक रहे हैं। क्या इस देश की सरकार किसानों को खेतों से दूर अफोर्ड कर पा रही है? देखिए मीना जी, इस देश में 1960 के दशक में जिस तरह की भुखमरी फैली हुई थी और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, हरित क्रांति की शुरुआत पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसानों ने मेहनत करके खून पसीने से देश की खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान की, उसका पनिशमेंट मुझे लग रहा है हमें दिया जा रहा है। जो देश खाद्य सुरक्षा जिसमें नहीं होती है, वहां जो है कभी भी स्थिरता नहीं रहती है। स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट है और जो रणनीतिक सलाहकार हैं वो इस बात को बताते हैं। और अब क्या है कि ये लोग हमें हमारी फसलों की सही कीमतें हैं जो देनी चाहिए वो देना नहीं चाहते। काफी लंबे समय से C2+50% के अनुसार फसलों की MSP की लीगल गारंटी की मांग चली आ रही है। 2020-21 का जो दिल्ली का आंदोलन था उसमें भी ये मांग थी, उसमें भी आश्वासन देके कि भाई हम इसको देंगे, आंदोलन को जो है उठवाया गया। 2011 में जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी उसमें उन्होंने खुद कहा था कि भाई MSP की लीगल गारंटी होनी चाहिए, और पहले भी वायदे किए गए हैं जिसका विस्तार से। तो ये जो मांग है और लोकतंत्र में जिस प्रकार से खत्म हो जाओ लेकिन हम आपसे न वार्ता करेंगे न सुनवाई करेंगे, ये बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन इस देश में पैदा होती चली जा रही है। अगर आप जी, ये देखें कि सरकार ये सोच रही हो कि ये 50-60% किसान देश की आबादी है, इसको इग्नोर कर सकते हैं और ये बैठे बैठे थक जाएंगे, भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनको MSP की लीगल गारंटी आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी। और उपराष्ट्रपति जी ने भी इस बात को उठाया, उन्हीं की बात को मान ले। जी जी, किसान थकने वाले नहीं है, ये बात समझ में आती है, किसान थक सकते भी नहीं है। लेकिन क्या केंद्र की सरकार किसानों को थकाना चाहती है? केंद्र सरकार की मंशा किसानों को परेशान करना है। अभिमन्यु कोहाड़ जी, निश्चित रूप से किसी भी देश की और खास करके मोदी सरकार जो अपने आप को सामाजिक सरोकारों में सबसे आगे बता रही है पिछले लंबे समय में, तो मोदी सरकार किसानों को इस तरह से उनकी उपेक्षा करके सरकार आगे बढ़ सकती है? आपको समझ में क्या आ रहा है, कहाँ पेच फंस गया है कि सरकारों का ये मुद्दा किसानों का ये मुद्दा सरकार जो है वो किसी एक नतीजे पर लाने में सफल नहीं हो पा रही है? देखिए मीना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 फरवरी से जो हमारा आंदोलन चल रहा है, शंभू मोर्चे पे हो, खनौरी मोर्चे पे हो, तो एक तरफ तो खनौरी मोर्चे पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उनका आमरण अनशन चल रहा है और 11 दिन हो गए। और दोनों मोर्चों ने ये कहा था कि अगर 10 दिनों में
आमरण अनशन के पहले 10 दिनों में सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो उसके बाद 100 किसानों के जत्थे पैदल दिल्ली जाएंगे शंभू बॉर्डर से। क्योंकि सरकार अक्सर पहले कहती थी कि भाई ये किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टरों को टैंकों की तरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी बातें सरकार कहती थी। तो अब की बार इसलिए हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जाते, लेकिन पैदल जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हर किसान के पास एक एक बैग होगा, उसका झंडा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आज 10 पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के पहले 10 दिनों में सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी, तो आज 11वें दिन जत्थे जाने शुरू हुए और वहां पे किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, कैसे आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, ये सारा पूरा देश देख रहा है। तो असल में क्या है कि सरकार को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं, इस सरकार को किसान और किसानी मुद्दों से ही दिक्कत है, ये हमें समझना चाहिए। और जो अभी एक बात और, उपराष्ट्रपति जी ने पिछले 3-4 दिनों में 2 बार बड़े बयान दिए हैं और उसके जवाब में कल हमने माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को एक चिट्ठी भेजी है यहाँ से, अपने मोर्चे पे से ही जहां से आंदोलन चल रहा है, और उस चिट्ठी में हमने वो सारे सबूत भी लगाए हैं जो अलग अलग समय पे सरकारों ने हमारे साथ वायदे किए हैं। मैं केवल 1 मिनट लेके वो सारा बता देता हूँ आपको। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने 3 दिन पहले कहा कि जब देश का किसान परेशान है तो नीति निर्माताओं को घर बैठे नींद कैसे आ जाती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर हम 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसानों को खुश करना पड़ेगा, किसानों की खुशहाली बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई किसानों की समस्याओं का समाधान तेजी से होना चाहिए और 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। उसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद भी किया वीडियो के माध्यम से और अपने बयान के माध्यम से। उसके बाद और उनको ये भी कहा, ये रिक्वेस्ट भी प्रार्थना करी कि भाई सरकार ने ये हमारे साथ वादे किए जो अब तक अधूरे हैं। उसके जवाब में माननीय जगदीप धनखड़ जी ने बाकायदा उनका नाम मेंशन करते हुए कहा कि भाई जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से एक संयमित और संजीदगी भरा बयान आया है। और कृषि मंत्री जी से उन्होंने पूछा कि भाई वो पूछ रहे हैं कि 2018 में आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, 2021 में जो आपने वादा किया उस वादे का क्या हुआ। तो उसके अब कृषि मंत्री जी ने तो जवाब दिया नहीं, लेकिन कल हमने चिट्ठी भेज के पूरे मीडिया के साथियों को भी और माननीय उपराष्ट्रपति जी को भी वो संदेश भेजा है। 2018 में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जब आमरण अनशन किया था दिल्ली में, माननीय अन्ना हजारे जी भी साथ थे अनशन में, तो उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी एवं देवेंद्र फडणवीस जी प्रधानमंत्री ऑफिस की एक चिट्ठी लेके आए थे जिसपे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साइन थे, जिसमें कहा गया था कि अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले को सरकार लागू कर देगी। लेकिन आज 2024 आ गया, आज तक वो लागू नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप जी रामपाल जाट जी, क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स स्थिति में पहुंच गए हैं किसान और सरकार आमने सामने? ऑडियो ऑन करिए अपना। डॉक्टर मीना शर्मा, मैं अभी हूँ अजमेर जिले में, राजस्थान में, और यह धरने पर हूँ। और धरने पे इसलिए है कि ये मूंग उत्पादक क्षेत्र है। मूंग का MSP सरकार ने घोषित किया 8,782 रुपए 1 क्विंटल का, और मूंग बिक रहा है 5500 रुपए, यानी 1 क्विंटल किसानों को घाटा 3,000 रुपए का। खरीद बंद और FAQ के नाम पर रिजेक्ट, ये चल रहा है। इसलिए नसीराबाद में, अभी मैं हूं अजमेर जिले में, नसीराबाद के किसान कल कूच करेंगे अजमेर के लिए, कलेक्टर को चेतावनी देने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं राजस्थान में। इसके लिए जहां प्रधानमंत्री जी होंगे वहीं पहुंचेंगे किसान और अपनी बात कहना चाहेंगे। तो ये आज स्थिति है पूरे हिंदुस्तान की कमोबेश। और जो दूसरी बात, 2016 ट्रैक्टर मार्च हुआ था राजस्थान से दिल्ली के लिए, शाहजहांपुर बोर्ड पर हमको रोका, रात भर का पड़ाव रहा। दूसरे दिन उन्होंने कहा आपकी वार्ता करते कृषि मंत्री जी से। हमने कहा हम कृषि मंत्री से बात नहीं करेंगे। तो उनका क्यों नहीं करोगे? मन की कृषि मंत्री से बात कर भी लेंगे तो उनकी ये औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी को हम हमारी बात को ब्रीफ कर दे। उनसे बात करके करें क्या? तुमका गृह मंत्री को बुला ले, वित्त मंत्री को बुला ले। मैं नहीं, वार्ता होगी तो प्रधानमंत्री स्तर की होगी। तो सुबह 9 बजे तुम्हारी वार्ता टूट गई। दिल्ली से जो अधिकारी आए थे वो वापस चले गए। फिर सरकार ने हमको गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली और फिर 5 बजे 5 अधिकारी दिल्ली से आए कि अब चलो प्रधानमंत्री स्तर की बात होगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी नहीं है। मैं कोई बात, उनका प्रतिनिधि बैठा देंगे। उनके प्रतिनिधि से वार्ता हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 घंटा 31 मिनट।
सब मुद्दों को उन्होंने हाँ की, जिसका प्रमुख मुद्दा था न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना। और हमने ये कहा कि ये हम नहीं कह रहे, हमारे कहने से मत करो आप, लेकिन आपका ही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तीन बार रिकमेंड कर चुका कि किसानों को एमएसपी की सार्थकता तभी मानी जाएगी जब उनके दाने दाने की खरीद हो और उसके लिए खरीद की गारंटी का कानून बने। तो ये तो उनकी भी नहीं मान रहे। उसके अलावा जितने आयोग और समिति बैठी भारत सरकार की, उन सब में यही कहा है। और खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके सामने यही कहा कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। तो इनकी कही बात और हमारी तो डॉक्टर मीना 2 बार बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री बनने के पहले, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब। उन्होंने कहा रामपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ये बात आपने पहले भी बताई थी कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब उनका रवैया और रुख कुछ अलग था, तब उनकी सोच किसानों को लेकर और सरकार, केंद्र सरकार से उनकी मांग अलग थी। आज उनका बदला हुआ स्वरूप है। नावेश शिको जी, रामपाल जाट जिस तरह से बता रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि ये लंबी लड़ाई है किसानों की, जिससे पार पाने के लिए अलग अलग राज्यों के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी, मुद्दा क्योंकि केंद्र का है, फैसला केंद्र सरकार को करना है। नावेश शिको जी, किसी भी देश की सरकार, भारत जैसे देश की सरकार जो कृषि प्रधान देश है, वहां पर इतने लंबे समय तक किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए किसी भी सरकार के लिए अच्छी स्थिति कह सकते हैं आप? आज बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। किसान हमारे देश की ताकत है, ये बात सब मानते हैं। किसान राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। किसान है तो हम हैं, किसान है तो देश की प्रगति है। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। अगर किसानों को सुविधा दी जा रही है तो इसका मतलब देश संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। अगर किसान नाराज है, परेशान है, सड़क पर बैठा हुआ है, इसका मतलब देश हमारा कमजोर हो रहा है, देश हमारा तबाही की तरफ बढ़ रहा है। देश की सरकारें उनकी अनदेखी नहीं कर रही हैं, बल्कि देश की अनदेखी कर रही हैं। राष्ट्रवाद की बात करने वालों को राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए किसानों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी बात लगी थी जब उन्होंने जाति की राजनीति के ऊपर एक बहुत अच्छा कटाक्ष किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी जाति को नहीं मानते हैं, हम महिला हमारी जाति है, किसान हमारी जाति है, मजदूर और गरीब हमारी जाति है, हमें उसकी रक्षा करना है, उसको आगे बढ़ाना है। इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा। अच्छा लगा था जब प्रधानमंत्री जी दलित समाज के बीच में गए, सफाई कर्मियों के बीच में गए, उनके पैर धुलाए, उनकी समस्याओं को समझा। अच्छा लगेगा अगर किसान जो लगातार 10 साल से अलग अलग समय पर नाराज हैं, परेशान हैं, सड़क पर हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, उसका समाधान करें। तो हमें बड़ी उम्मीद होगी, हमारे पूरे देश को उम्मीद होगी कि हमारा देश सचमुच अब तरक्की की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि किसानों की परेशानी दूर होना बेहद जरूरी है। किसान लगातार अपनी नावेद जी, अभी तक के सरकार के रवैये से आपको लगता है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो मुमकिन हो पाएगी, या फिर इतना लंबा खींच देंगे कि जिस दिन प्रधानमंत्री आ गए किसानों से मिलने उस दिन पूरी कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं, आप बिल्कुल बात सही कर रही है। दरअसल क्या हो रहा है कि हम लोग 8-10 साल से देख रहे हैं किसानों की परेशानी, पूरा देश देख रहा है, वो सड़क पे बैठ रहे हैं। हालांकि किसान थकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो विश्राम बीच में ब्रेक कर देते हैं, फिर अपनी किसी समस्या के साथ आते हैं, उसका भी समाधान नहीं होता है, फिर अपनी बात रखते हैं, मार खाते हैं, लाठी खाते हैं, जाड़े में परेशान होते हैं, गर्मी में परेशान सड़क पे होते हैं। उनको सड़क पर बैठना अच्छा थोड़ी लगता होगा। लेकिन मसला क्या है कि अभी तक जितनी भी मांगे की, उसमें एक मांग सरकार ने पूरी की, कृषि कानून वापस लेने की। और वो भी बहुत, जब आंदोलन उग्र हो गया था, आंदोलन जब पूरे देश में एक बहुत बड़ी गंभीर एक समस्या बन के खड़ा हो गया था, पूरे देश को एहसास हो गया था कि वाकई अब किसान जो है, उनकी नाराजगी, उनकी समस्या जो है ये बहुत ही विचलित करने वाली थी, तब सरकार बैकफुट पे आई और कृषि कानून वापस लिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि किसान समाज, आधी आबादी किसान समाज है
और किसान से जुड़े हुए परिवार हैं, उसके बाद नाराजगी के बाद भी, उनकी मांगे पूरी होने के बाद भी किसानों को आज भी भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास शायद है। वो अपनी समस्याएं रखते हैं, आंदोलन भी करते हैं, उग्र भी कभी कभी गुस्से में हो जाते हैं, बेचारे मार खाते हैं, उनके साथ जातियां होती हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी मनुष्य है, उनके अंदर भी गुस्सा आता है। लेकिन आज तक इस 10 साल के दौरान दसियों जायज मांगे उन्होंने रखी, वो परेशान है, उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, लेकिन उन्होंने वोट की चोट नहीं दी। 10 साल के अंदर अगर वोट की चोट किसानों ने दी होती तो सरकार नहीं बन पाती। भारतीय जनता पार्टी की लगातार अलग अलग राज्यों में और केंद्र में जो सरकार बन रही है, ये किसानों का थोड़ा बहुत विश्वास बना है, उनको विश्वास है कि उनकी मांगे आज नहीं तो कल पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन अगर सरकार खत्म हो गई होती। नावेद जी, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट, लाख टके की बात है ये कि किसान आंदोलनरत भी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है, लेकिन हरियाणा में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन रही है। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब किसान जो है वो रामपाल जाट जी, किसान अभी तक दूर नहीं हुआ है बीजेपी से। किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन अपना वोट, समर्थन, ताकत अभी बीजेपी को दिए हुए है। ऑडियो ऑन करिए। डॉक्टर मीना शर्मा, आप बिल्कुल सही हैं। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जातियों में, पार्टियों में और धर्मों में बट गए, हिंदू मुसलमान बन गए। इसलिए ये जो हमारी कमजोरी है, इसको तो दूर हमको ही करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने निरंतर अब शुरू किया अभियान कि जो एमएसपी देगा, जो एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाएगा, उसी के साथ हम होंगे। और ये हमने घोषणा विधानसभा जो चुनाव हुए राजस्थान उसका पहले की, लेकिन एक दुर्भाग्य मानो कि कांग्रेस ने उसका रेस्पॉन्ड तो किया, लेकिन चुनाव होने के 3 दिन पहले, इसलिए उसका परिणाम नहीं आया। और आज स्थिति राजस्थान में ये नहीं होती। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे राहुल जी ने भी 1 घंटे हमसे बात की और उन्होंने कहा कि हम कैसे कर सकते हैं। वो संतुष्ट हुए, कहा एमएसपी का कानून बनना चाहिए। लेकिन 3 उनके स्टेट हैं, तेलंगाना उनके पास, हिमाचल उनके पास और सबसे बड़ा कर्नाटक उनके पास। तीनों में से एक में भी वो कानून नहीं ला रहे। इसलिए यदि वो एक में भी कानून ले आए तो घुटने टेक के कानून लाएंगे। लेकिन ये जो दूसरी पार्टी है, वे भी केवल हमारे साथ इसलिए खड़ी होती है कि उनको लगे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनके दर्द में साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे दर्द का उपचार वे भी नहीं करना चाहते। कि हमने कहा है अब किसान बन के वोट देगा। और आगे जो परिदृश्य होंगे डॉक्टर मीना, वो अलग ढंग के होंगे। अब ऐसी सरकारें चुन के नहीं आएगी जैसे हरियाणा में आ गई, अभी महाराष्ट्र में आ गई, किसानों का स्टेट है। उसको उपरांत भी ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को हम दूर करेंगे। और हमने आह्वान किया, अभी सब जगह पूरे राजस्थान में अभियान शुरू किया है कि अब हम 2029 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें किसान हितों के लिए जो काम करेगा, जो किसान हितों के लिए कानून बनाएगा, उसी को वोट देंगे। और हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो किसान सरकार होगी, किसानों के लिए काम करेगी। इसलिए हमने एक दिया नारा, समान आर्थिक हितों के आधार पर करेंगे वोट। न हम हिंदू होंगे, न हम जाट होंगे, न मुसलमान होंगे, न गुजर होंगे, न मीना होंगे, कोई जाति के नहीं होंगे, धर्मों में नहीं बटेंगे और पार्टियों में नहीं बटेंगे। ये जो पार्टियों की पूंछ हमने पकड़ रखी है हमारे लोगों ने, उनको पूंछ को छोड़ना पड़ेगा। और इसको पूंछ को छुड़ाने के लिए हमने कहा, भाई तुम इससे लुहान हो गया, पूंछ को पकड़े पकड़े, लेकिन छोड़ दे रहे हो, इसको छोड़ो। और ये जो अभियान शुरू किया है अभी 23 दिसंबर को ही फिर देखने को मिलेगा टोंक में बड़ा सम्मेलन। और अभी जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं 9 तारीख को राजस्थान में, तब भी देखने को मिलेगा कि राजस्थान में किस ढंग से किसान प्रधानमंत्री जी को अपना उत्तर देते हैं। अच्छा हो ये कम से कम मूंग खरीद तो कर ले, जो उन्होंने एमएसपी घोषित किया है उसको तो पूरा करते हैं। पूरे राजस्थान के किसान दुखी, ने सरसों खरीदी, ने मूंग खरीदा, ने चना खरीदा और रोज घोषणा करते थे। और बाजरा यहाँ का प्रमुख उत्पादन, और उस बाजरे के लिए कहते हैं हमने लगातार एमएसपी बढ़ाई है 14 सालों में। अरे तुमने बढ़ाई, एक मुट्ठी बाजरा तो तुमने खरीदा नहीं और रोज भाषण देते रहते हो।
कल भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हमारे कृषि राज्य मंत्री जो अजमेर लोकसभा से ही है, वो बड़ी बढ़ाई ले रहे थे, हमने पानी की कीमत बढ़ा दी। लेकिन उनसे हमने ये पूछा कि आप ये बताओ कि आपने एक मुट्ठी बाजरा भी दोनों ट्रेनों में खरीदा क्या? 14 वर्षों में कभी राष्ट्र से खरीदा क्या? तो उत्तर है नहीं। इसलिए ऐसी घोषणाएं करके लोगों को लुभाना, लोगों को बहकाना, लोगों को फुसलाना, ये काम करते हैं। इसलिए हमने कहा है अब किसान न अटकेगा न भटकेगा, सीधी चोट करेगा वोट की। अभिमन्यु कोहाड़ जी, रामपाल जाट का कहना है कि सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस और दूसरी सरकारें भी उसी रास्ते पर है, इसलिए जो वोट बैंक की ताकत बीजेपी से छूटी नहीं या बीजेपी ने छोड़ने नहीं दी या किसानों ने बीजेपी का साथ छोड़ा नहीं, बात एक ही है, अलग अलग तरह से आप इसको रख सकते हैं। अभिमन्यु कोहाड़ जी, ये पूरी जो स्टोरी है किसानों की और किसानों के मुद्दों की और एमएसपी की, इस पे तो अब कोई दो राय नहीं है कि एमएसपी पे तो किसान को सरकार को अपनी स्पष्टता करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रामपाल जाट ने जो कहा है उस बात में आप लोगों ने अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों से बात तो की होगी, क्यों दूसरे राजनीतिक दल और दूसरे सरकारें भी इस मुद्दे पर किसानों के साथ नहीं है? देखिए मीना जी, पहले एक क्लियर चीज करनी चाहिए कि जो एमएसपी गारंटी कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं बन सकता, क्योंकि जो फसलों की प्रोक्यूरमेंट का मामला है वो सेंटर और स्टेट दोनों का है, अकेला स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। अब हरियाणा में, पंजाब में धान की खरीदी हुई या गेहूं की खरीदी होगी, अन्य राज्यों में अब जैसे मध्य प्रदेश में वो सोयाबीन की खरीदी कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब डायरेक्शन देती है कि भाई ठीक है, उन्होंने इतना कोटा दे दिया कि एफसीआई ने कहा कि इतना हमारे लिए सेंटर के पूल के लिए खरीद लो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। तो इसलिए हम ये चीज क्लियर करना चाह रहे हैं, ये अकेला स्टेट का मामला नहीं है, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों का मामला है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और स्पष्ट कर दें, जो आपने पूछा कि बीजेपी बार बार क्यों जीत रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप कहीं ये इलेक्शन को हिंदू मुसलमान पे कर देते हैं। अभी हरियाणा में बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, यहाँ पे इतना ज्यादा जातिवाद का जहर घोल दिया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर बीजेपी को वोट नहीं दी तो जाटों की सरकार आ जाएगी, सिखों की सरकार आ जाएगी, मतलब इस तरीके से समाज को ये बांटने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग समाज को बांट के इलेक्शन जीतते हैं, हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके, प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतते हैं, बाद में वो ये कह दें देखो जी अब किसान तो हमारे साथ है, इसका मतलब क्योंकि हम जीत गए हैं। तो ये सब निरर्थक बातें हैं, ये गैर जरूरी बातें हैं। और जो बात रामपाल जी ने कही, मैं उससे 200% सहमत हूं कि हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। हमारा किसान पौने 5 साल आंदोलन लड़ता है, लट खाता है, मुकदमे लगवाता है, वो जेल में जाता है, लेकिन आखिरी 2 महीने में आके तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो धार्मिक और जातीय उन्माद का जो जाल फैलाया जाता है, उस जाल में उलझ जाता है। और अंत में ये बात जरूर कह दूं, आपने ये बात बिल्कुल सही कहा कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसानों के मुद्दों पे ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब 1994-95 में जब गैट और डब्ल्यूटीओ का समझौता हुआ था, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लेकिन 2014 तक उन्होंने रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा हजारीबाग की चुनावी सभा में कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, पहली कलम से C2+50% फार्मूला लागू करूंगा। लेकिन इस सरकार ने भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह पेश होकर कहते हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, हमारा वित्तीय बजट बिगड़ जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन यही सरकार 2022-23 में संसद के अंदर बोलती है कि पिछले 8 से 9 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया। जब कंपनियों को मुफ्तखोरी का फायदा देने की बात आती है, तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जब किसान को उसकी मेहनत की कीमत देने की बात आती है, तो इनका बजट बिगड़ जाता है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है, तो उसी के कारण आज किसान सड़कों पे बैठने को मजबूर है। और मीना जी, अंत में ये जरूर कहूंगा, एक सोचना चाहिए, पूरे देश को सोचना चाहिए, एक किसान नेता जो कैडर वाइज सबसे बड़े संगठन का प्रधान है,
जो पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित हैं। वो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 11 दिनों से भूखे बैठे हैं हजारों किसानों के साथ सड़क पे। वो किसान जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, जिसकी मेहनत के कारण सबके घरों में थाली में खाना आता है, वो खुद भूखा बैठा है। वो खुद भूखा बैठा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत इसीलिए हम लगातार इस कार्यक्रम में पिछले 20 मिनट से 25 मिनट से बल्कि यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार को क्या परेशानी है, आखिर केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर केंद्र सरकार क्यों इस मुद्दे को इतना लंबा खींच रही है। नावेद शिको जी। जी, आप जो भी जिक्र हुआ, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये न्यूज़ 24 लगातार किसानों की समस्याओं के दर्द को महसूस करता है, उस पर बहस करता है, उस पर बात करता है, उसके समाधान की कोशिश करता है, किसान भाइयों के साथ बैठता है, चाहे वो आपका टीवी चैनल हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। अगर हमारी मीडिया को ये दर्द पूरी संपूर्ण मीडिया को महसूस होने लगे तो शायद सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़े और कहीं ना कहीं कोई समाधान का रास्ता निकालना पड़े। अभी पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी 60 का दशक याद दिलाया था और उन्होंने याद दिलाया था जय जवान जय किसान। उन्होंने याद दिलाया था कि देश किस तरीके से भुखमरी का शिकार हो गया था, किस तरीके से इस देश का जीवन बचा लिया था किसानों ने। मैं उसमें एक चीज और जोड़ता हूं, कोविड काल में भी ये देश अगर बच गया, भुखमरी से बच गया, तबाही से बचा, तो उसका कारण किसान था, कृषि ही थी जिसके ऊपर पूरा दारोमदार पूरे देश का निर्भर करता है। इस बात को याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम याद करते हैं कोविड काल को, कोविड के समय कोई भी हमें नहीं बचाने की स्थिति में था, सिर्फ ये कृषि ने और किसानों ने हमें बचाया, हमारी आर्थिक स्थिति को बचा लिया। दरअसल मामला क्या है, किसानों की नाराजगी जब सड़क पे आ जाती है और जनमानस तक ये बात पहुंचती है, खासतौर से आप जैसे मीडिया हाउसेस के लोग इस बात का एहसास कराते हैं आम जनता को भी कि हमारा किसान कितना परेशान है और कितनी ज्यादती उसके साथ हो रही है, उसका हक नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर फर्जी FIR लिखा दी गई, उसके सही मूल्य नहीं सरकार दे रही है, जो वादे किए थे वो वादे निभाए नहीं जा रहे हैं। ये सारा जब माहौल बनता है और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती है, लेकिन सरकार के कान पे जूं अब रेंगना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हमारे एक साथी पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये प्लेटफॉर्म, ये किसानों का आंदोलन, किसानों की यूनिटी से किसी पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है और वो किसी भी राजनीतिक दल से खुश नहीं है। सबकी सरकारें आई, किसी ने भी आजादी के बाद न्याय नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है और ये जनता को भी इस बात का एहसास है। और ये अच्छी बात है कि इस तरह के आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल को घुसने नहीं दिया जाता है, दखल उसको कैश कराने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज वो राजनीतिक दल, चाहे वो रालोद हो चाहे देश के, वो अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी राजनीति कृषि के ऊपर है, किसानों के वो फायदा पहुंचाने की कमिटमेंट पर है, जैसे रालोद हो गया और देश के कई ऐसे दल हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बने हैं, वो अपने को खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर घुटन हो रही है। हमारे उपराष्ट्रपति जिनका ताल्लुक किसानी जमीन से है, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, वो अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, सरकार को असहज महसूस कर रहे हैं। इस स्थितियों के बाद भी पर मोदी सरकार इस बात को महसूस नहीं कर पा रही है, तो ये उसकी एक जिद है। देखिए, मैं छोटी सी बहुत कम वक्त में बात कहना चाहूंगा कि देश की ताकत सबसे बड़ी तो कृषि और किसान है, ये सब जानते हैं। उसके बाद भी एक ताकत है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। उद्योगपति हैं, औद्योगिक घराने हैं, पूंजीपति हैं, लेकिन सरकार की तवज्जो उनकी तरफ ज्यादा है, इनकी तरफ कम है, पूंजीपतियों की तरफ, कारपोरेट जगत की तरफ। इसका कारण यह है कि गलत, मुझे लगता है, नियत शायद सरकार के जहन में आ गई है कि औद्योगिक घराने और कारपोरेट जो है वो पूरी कृषि देख लेगा, उसका मालिक बना दिया जाएगा। ये तो मजदूर हैं, ये तो बधवा मजदूर की तरह चाबुक के इशारे पर मजदूरी करेंगे। ये पूरा कृषि का दारोमदार, ये पूरा जिम्मेदारी ये औद्योगिक घरानों को दे दी जाएगी। इस तरह का शायद कोई कमिटमेंट है बड़े उद्योगपतियों के साथ मोदी सरकार का। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लग रहे हैं नावेद शिको जी,
ये अगर किसान आंदोलन को सरकार सेटल नहीं कर पाती है तो ये उन पर लगने वाले आरोप जो है वो स्थापित हो जाएंगे। अभी तक तो आरोप लग रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के मुद्दे को जल्दी रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ी आफत बन जाएंगे। इसलिए वो जिस भी रणनीति के तहत इसे लंबा खींच रहे हैं, उस रणनीति पर अब पुनर्विचार करें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, वो ये कि सरकार को किसानों के मुद्दे पर अब कहीं किसी मोड़ पर पहुंचना होगा, जिससे किसानों की समस्या का समाधान भी हो और वो अपने खेतों में खुशहाली के साथ काम करने के लिए लौटें, सड़कों पर नहीं रहे। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।